माओवादियों रमेश को खान टिकट साहब, देके सबसे पहले अपनी आपके पास गुंडा आते हुए, संस्कृति का परिचय आज दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में गोरखपुर सीट से नामांकन दाखिल किया है। अब की बार फिर से 300 पार का नारा बुलंद हुआ है। पुरानी सरकारों में अपराधियों के रिकॉर्ड क्या थे, गृह मंत्री ने आज मंच से गिनाया है और साथ ही दावा किया है कि शानदार तरीके से फिर से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। इस पर क्या है आपकी टिप्पणी रमेश खान साहब? चित्रा जी, गोरखपुर में गृह मंत्री का मौजूद होना और भी मंत्रियों को मौजूद होना ये साबित कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत कमजोर कैंडिडेट। और चुनाव ये लोग हार रहे हैं, इसलिए वहां पर इकट्ठा होकर के यहाँ से वहां से यहाँ की बात कर रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार ये कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे राष्ट्रवाद पर। राष्ट्र विरोधी कौन है? कौन सी पार्टी राष्ट्र विरोधी है, बताना पड़ेगा इनको। राष्ट्रवाद का कहा था जब देश से आजादी हो रही थी, आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब पूरा हिंदू मुसलमान सब लोग मिलकर लड़ रहे थे, तो ये आरएसएस के लोग, ये लोग कहाँ थे? राष्ट्रवाद की बात मुंह से अच्छी लगती नहीं है। अब गुंडा पार्टी तो देखिए, समाजवादी पार्टी गुंडा पार्टी, इनकी पार्टी भी गुंडा पार्टी है। अभी 100 से ज्यादा टिकट दिया है, उसमें एफआईआर में इनका लिखा हुआ है 100 से ज्यादा टिकट इन्होंने दिया है एमएलए का, जिसका इतिहास जो है बहुत भयभीत इतिहास दिखाई दे रहा है। तो ये लोग बात ऐसी ना करें तो अच्छा है। कोई कहता है गर्मी निकाल देंगे, कोई कहता है चर्बी निकाल देंगे, कोई कहता है शिमला कर देंगे। ये चुनाव में आके भाषण ये होगा चित्रा जी, ये बात होगा कि हाँ महंगाई कैसे कम होगी, किसानों का समस्या कैसे हल होगी। चुनाव इस पर नहीं लड़ रहे हैं लोग, चुनाव लड़ रहे हैं इसी तरह से। अब देखिए ओवैसी साहब क्या बोल रहे थे, और के शर्मा ने तुरंत कह दिया हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो आपको करना ही करना ओवैसी साहब के साथ मिल करके, ये तो बहुत पहले से कर रहे हैं आप, अब करिए आप। लेकिन जनता इतनी मूर्ख नहीं है। जो 75% जनता है गांव में रहती है, देहात में रहती है, 2 रोटी खाने को तरस रही है। महंगाई इतने चरम सीमा पहुंच गई है, हर आदमी जो परेशान है। नौकरी के लिए कोई आदमी नौकरी पाने के लिए दौड़ भाग कर रहा, तब भी नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी के नाम पे झूठ बोला आपने, नौकरी के नाम पे आपने छला नौजवानों को, नौकरी के नाम पर आपने जवाब देंगे। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को आपने उठाया और साथ ही आपने जिक्र किया कि 100 से ज्यादा दागी उम्मीदवारों को टिकट दिया है बीजेपी ने इस बार के 2022 के चुनाव में। लेकिन उसके पहले विनोद अग्निहोत्री जी, सीधे मैं आपके पास आते हुए, चूंकि हुंकार भरते हुए यहां से गोरखपुर से दिखाई दिया खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अमित शाह की यहां पर मौजूदगी थी, एक तरह का शक्ति प्रदर्शन भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से था। लेकिन बार बार मंच से 300 पार का नारा दिया जाना, इसके संकेत और संदेश क्या समझे जाएं? विरोधी दल कह रहे हैं कि कमजोर कैंडिडेट है और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि गोरखपुर योगी का गढ़ है, एक भी चुनाव गोरखपुर से वो हारे नहीं है। स्थिति यहां की क्या नजर आती है आपको, और चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, विरोधी दल कुछ भी कहे, लेकिन योगी जी कमजोर कैंडिडेट नहीं है गोरखपुर में। गोरखपुर उनका गढ़ है, घर है, और गोरखनाथ पीठ वहां पर है। योगी जी ने सारी राजनीति अपनी गोरखपुर से की है, इसलिए उनको कमजोर मानना ये मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति होगी। जहां तक अमित शाह जी का कहना कि 300 पार है, तो देखिए वो हमेशा बड़ा बड़ा लक्ष्य रखते हैं। हरियाणा में उन्होंने 75 पार का लक्ष्य दिया था, उन्होंने मुंबई में 150 पार का लक्ष्य दिया था, बंगाल में 200 पार का लक्ष्य दिया था, पिछली बार उत्तर प्रदेश में 300 पार का लक्ष्य दिया था। तो कहीं लक्ष्य पूरा होता है और कहीं नहीं पूरा होता है। तो चुनाव में नेता लोग हमेशा अपनी पार्टी का कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए बड़ा लक्ष्य रखते हैं, और बड़ा लक्ष्य रखा उन्होंने। तो इसमें ये एक तरह से चुनावी वो है। जैसे जैसे देखिए ये चरणों के चुनाव होते जाएंगे, अब पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को वोटिंग है, तो आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा चुनावी गर्मी से इसमें तप रहा है। कहीं मुख्यमंत्री जी उसको जो है शिमला बनाने की बात कर रहे हैं, तो कहीं कोई चर्बी निकालने की बात कर रहा है। यानी पूरे जो है भाषा की सारी मर्यादाएं अब पहले चरण के चुनाव में टूटती नजर आ रही है। और मेरा मानना है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे अगले दौर आएंगे, अभी आप देखिएगा बहुत बहुत नेताओं के, सभी नेताओं के श्रीमुख से पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। तो ये भी एक प्रश्न है, मुझे लगता है चुनाव आयोग को ये ध्यान देना चाहिए इन सब मामलों में कि सारे नेता, किसी भी दल के नेता हो, भाषा की मर्यादा और शालीनता की जो परंपराएं इस देश में रही हैं, जो तमाम सारे बड़े नेताओं ने स्थापित की हैं, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो भारतीय जनता पार्टी के, या दूसरे पार्टियों के नेता रहे हो, उन्होंने भाषा की सीमाएं कभी मर्यादाएं नहीं लांगी है। तो अगर वो परंपराएं बनी रहे तो चुनाव बेहतर होगा। चुनाव के बाद फिर सबको एक साथ रहना है, इस देश में, इस प्रदेश में मिलजुल करके रहना, सरकार किसी की बने तो कम से कम कहते हैं ना कि दुश्मनी ऐसी कीजिए कि जब दोबारा दोस्ती करने की नौबत आए तो नजरें मिलाने में आप शर्माए नहीं। तो एक दूसरे के बारे में नेताओं को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि बाद में जब मिले तो कम से कम एक दूसरे के प्रति कोई तलखी ना हो।